हेलो तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, मतलब कि वेरिएबल फोर्स के कारण कितना बर्डन होगा, कैसे कैसे होगा इस बारे में। चलिए देखते हैं। जो हमारा वेरिएबल फोर्स रहेगा तो वो बर्डन कितना करेगा, कैसे कैसे उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारा एक्स पोजीशन और फोर्स के बीच में ग्राफ हो गया, ठीक है। और जो फोर्स है हमारा, फोर्स क्या है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है। मतलब कि जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो हमारा फोर्स क्या है चेंज हो रहा है। तभी जो फोर्स हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। फोर्स वेरी कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। तो क्या होगा, लेट फोर्स इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। मतलब जो फोर्स है हमारा किसका फंक्शन है, एक्स का। F इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे एक्स चेंज करेगा वैसे वैसे हमारा क्या करेगा, फोर्स चेंज करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी हमको दिख रहा है एक्स चेंज कर रहा है, फोर्स भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हमने मान लिया कि एक्स पे जाकर हमने कोई फोर्स ले लिया। हमने क्या किया, हमने एक्स पे जाकर के हमने कोई फोर्स ले लिया। तो यहां पर जो फोर्स आएगा उस फोर्स के कारण जो हमने बर्डन किया, छोटा सा बर्डन आया dx, ठीक है। जो फोर्स जो हमने छोटा सा हमने फोर्स दिया, जो फोर्स यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे क्योंकि जो dx होता है बहुत ही छोटा होता है। तो उस dx के लिए जो फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये कहां से, मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है x1 है, ये हमारा x2 है। जो पोजीशन है वो कहां चेंज कर रहा है, x1 से लेकर के x2 तक। तो हम इसमें देखते हैं ना, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, मतलब कि इस छोटे से स्मॉल dx डिस्प्लेसमेंट के लिए बर्डन क्या होगा। तो छोटा सा बर्डन dw क्या हो जाएगा हमारा, f dx। क्योंकि जो ये हमारा फोर्स है वो क्या है, हमने उस इंस्टेंट पे उस x पे क्या रहेगा, उस x पे क्या होगा, dx के लिए वो फोर्स क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल बर्डन क्या हो जाएगा उस dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, बर्डन। तो जो टोटल बर्डन निकालना पड़ेगा हमको, टोटल वर्क डन फॉर चेंज इन पोजीशन, फॉर चेंज इन पोजीशन फ्रॉम x1 टू x2। मतलब कि जब x1 से लेकर के x2 तक जाएगा तो कितना बर्डन उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक, तो हमारा जो फॉर्मूला आया, जो ये बर्डन f dx x1 से लेकर के x2 तक। लेकिन ये जो चीजें हैं हमको बर्डन क्या दिखा रहा है, एक्चुअल में ये जो छोटा सा जो ये है टर्म, ये एक तरीके से एरिया अंडर फोर्स एंड पोजीशन, एरिया अंडर फोर्स एंड पोजीशन के बीच का ही तुमको क्या दिखा रहा है, ये चीज एरिया को दिखा रहा है। इसका मतलब जब हम x1 से लेकर के x2 तक जाएंगे तो जो फोर्स और x के बीच में जो ग्राफ है वो पूरा क्या करेगा, एरिया कवर करेगा ना। इसका मतलब कि जो ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, कहां तक, जब x1 से x2 तक उसका पोजीशन चेंज करेगा तब। तो जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्डन है उसको हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, एरिया अंडर फोर्स एंड पोजीशन। एरिया अंडर फोर्स एंड पोजीशन के बीच में जो ग्राफ, जो अगर हमको ग्राफ दिया हुआ है किसके बीच में, फोर्स और एक्स के बीच में, मतलब पोजीशन के बीच में अगर हमको ग्राफ दिया हुआ है तो उसके ग्राफ का जो मतलब एरिया आएगा, ठीक है, उस ग्राफ का जो एरिया आएगा वो भी क्या देगा, हमको वर्क कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला। मतलब बर्डन क्या होगा हमारा, बर्डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब कि x का फंक्शन हो, हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक।
देगा हमको एरिया अंडर फोर्स एंड पोजीशन कर्व का एरिया देगा। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं तो और समझ आएगा। हमने फोर्स मान लिया कि 3x² + 2, ठीक है ना, ये हमारा फोर्स हो गया। तो हमको बताना है देन फाइंड वर्क डन बाय दैट फोर्स। पहला पॉइंट x = 0 से लेकर के x = 1 तक कितना वर्डन होगा, और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं x = 1 to लेकर के x = 2 तक कितना वर्डन होगा। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। पहला हमने अभी दिखा, हमने फॉर्मूला क्या देखा, जो वर्डन होता है, वर्डन क्या है, x1 से लेकर के x2 तक। जो f है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पर दिया हुआ ना f क्या है, फंक्शन ऑफ x है। जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x चेंज करेगा वैसे वैसे हमारा क्या करेगा, ये भी तो चेंज करेगा ना, फोर्स चेंज करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू पुट कर देंगे। और देखो x1 क्या है हमारा, इसलिए 0, x1 0 है पहले वाले पॉइंट में, x1 0 से लेकर कहां तक, x2 तक, मतलब x2 1 हो जाएगा। और हमने फोर्स की वैल्यू पुट कर दिया, फोर्स कितना है हमारा 3x² + 2 और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 3x³ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और फिर यहाँ पे x1 लोअर लिमिट, x2 क्या है हमारा अपर लिमिट। हम इसको पुट कर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 3x² + 2x, x = 0 से लेकर के x1 0 से लेकर कहां तक, x2 तक। x2 वैल्यू क्या है हमारी 1। हम पहले 1 पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे ही 1 पुट करेंगे 1 + 2, इसका मतलब कितना आ गया 3 आ गया, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो दोनों जगह क्या है हमारा x है, तो वो जो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0, तो -0 होगा तो कोई टर्म्स नहीं आएगा। इसका मतलब 3 - 0 क्या हो जाएगा 3। तो पहले वाले प्रॉब्लम में हमको क्या निकला कि इतना वर्डन होगा कहां से, जब 0 से लेकर के 1 मीटर तक जाएगा तब। ठीक है ना, 0 to 1 मीटर। अब चलिए आगे देखते हैं, जब 1 से लेकर के 2 तक जाएगा तब क्या होगा। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन तो हमारा यही चीज आएगा ना, इंटीग्रेशन तो हमारा सेम चीज आएगा, लेकिन इसमें चेंज क्या करेगा, बस उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन तो वही रहेगा ना, क्योंकि फंक्शन तो वही है हमारा। दूसरे वाले पॉइंट में देखें, जो वर्डन होगा वो कितना आता हमारा, इंटीग्रेशन कितना x³ + 2x। अब हम लोग कहां से लेकर के x1 क्या हो गया, 1 हो गया, और x2 कितना जाएगा 2 मीटर, मतलब कि 1 से लेकर के 2 तक जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये जाएगा 8 + 2 × 2। अब माइनस इसको पुट करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 8, ये 12 - 3 = 9 जूल। इसका मतलब कि जब हम x = 1 से लेकर के x = 2 तक जाएंगे तब हमको कितना वर्डन करना पड़ेगा 9 जूल, जबकि x = 0 to 1 में कितना हमने वर्डन किया है, आया था 3। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। यहां हमने देखा कि जो हमारा फोर्स है फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है, तब की बात है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो वर्क डन कितना होगा जब हमको x और फोर्स के बीच में हमको ग्राफ दिया रहा है तब। तो चलिए देखते हैं। सिंपल सा ग्राफ x हो गया और ये फोर्स हो गया। फोर्स किसमें है, न्यूटन में है, और x किसमें है, हमारा मीटर में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये यहां से फोर्स आया इस तरीके से। ठीक है,
मान लीजिए कि इस तरीके से, फिर उसके बाद फोर्स हमारा यहाँ फोर्स से चेंज हो गया ये इस तरीके से, फिर उसके बाद फोर्स चेंज होकर के 0 पे आ गया, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है चलिए ठीक है। और इसको हमने मान लिया 5 न्यूटन, और ये वाला जो है ये 10 न्यूटन का है, ये वाला जो लाइन है ये वाला क्या है 10 न्यूटन का, और ये वाला क्या है 5 न्यूटन का है। चलिए ठीक है, अब हमको ये बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मान लीजिए। तो हमको इसमें बताना है then find work done, ठीक है ना, then work done। पहला पॉइंट x equals to 0 to x equals to 1, जब x equal to 0 से लेकर के 1 तक जाएगा तब कितना वर्क डन होगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है हमको x equals to 1 to x equals to 1 से लेकर के x equals to कहां तक 2। तीसरा पॉइंट x equals to 2 से लेकर के x equals to 4 तक कितना वर्क डन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमको फंक्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमको ग्राफ दिया है। तो हमने बताया था कभी भी अगर हमको f और x के बीच में अगर हमको ग्राफ दिया है तो हम कैसे करेंगे, उनके जो मतलब जो हमारा ग्राफ के मतलब जो एरिया कवर करेगा वही क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या निकालना है, टोटल वर्क डन x इक्वल टू 0 टू लेकर के कहां तक, x इक्वल टू कहां तक 4 तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है x इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तक कितना वर्क डन होगा। अब ये देखिए x इक्वल टू 0 से 1 तक, 0 से 1 तक तो यही वाला ग्राफ का एरिया आ रहा है नहीं आ रहा है, यही वाला एरिया आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका जो एरिया होगा, ठीक है ना, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वही तो हमारा वर्क डन होगा ना, ठीक है। कहां कहां पर 0 से लेकर के 1 तक, तो क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन, वर्क क्या है भाई, हमने बोला था एरिया अंडर f एंड x कर्व, मतलब f और x के कर्व के बीच का जो एरिया होगा वही क्या देगा हमको वर्क डन देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से एरिया, ये कि इस तरीके से एक रेक्टेंगल है कि नहीं है, इस रेक्टेंगल का देखिए कितना हमारा विड्थ कितना है 1 और इसका हाइट कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 5 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा जो ग्राफ है ये किधर है, x एक्सिस के ऊपर है, अगर ऊपर है तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, नीचे रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला देख लीजिए यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है यहाँ से 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक जो आएगा यहाँ पर भी हमको एरिया निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा, यही तो हमको जो आएगा वही तो एरिया आएगा, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या है रेक्टेंगल है, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो हमको ये क्या दिया हुआ है, इसका विड्थ 1 हो जाएगा और उसका जो हमारा लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा 10, तो 10 into 2 कितना हो जाएगा हमारा 20 जूल आ गया। कहां तक, दूसरा पॉइंट कहां तक x इक्वल टू 2 से लेकर के 1 से लेकर के 2 तक कितना वर्क डन होगा 20 जूल, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 2 से लेकर के 4 तक कितना वर्क डन होगा। अब 2 से 4 तक तो रेक्टेंगल है नहीं, ये तो ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, जो एरिया होगा वही क्या होगा हमारा वर्क डन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो वर्क डन कितना आएगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो 1/2 बेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये कितना है 2 से 4 गया, तो इसका मतलब कि 2 हो जाएगा इसका बेस, और हाइट कितना है 10, तो ये 2 ने 2 को मार दिया तो कितना आया 10 जूल आ गया, ठीक है ना। अब ये हमने देख लिया कि तीनों इंटरवल में वर्क डन कितने हैं, ठीक है ना, हमने हर सबका इंडिविजुअली वर्क डन निकाल दिया। अब टोटल वर्क डन जो आएगा वर्क डन टोटल हमने क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया 5 और ये कितना आ जाएगा 20 और 10, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा ड्यूरिंग दिस, मतलब मोशन के कारण कितना आ जाएगा हमारा वर्क डन 35 जूल हो जाएगा। तो ये हमने सीख लिया कि
अगर हमको फोर्स और एक्स के बीच में अगर हमको ग्राफ दिया है तब हम बर्डन कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एरिया से, ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, तो उसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब इसमें भी कुछ करना है। सपोज ये इस तरीके से होगा, एक्स हो गया और ये फोर्स हो गया। फोर्स इसमें मीटर में, एक्स इसमें मीटर में। अब सपोज कि ये हमने मान लिया 10 और इसको हमने मान लिया 5, और ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। तो हमको ये करना है ना, ये लिखते हैं। देन फाइंड, पहला पॉइंट लिखना है इसमें, देन फाइंड वर्क करना कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, x इक्वल टू 1 तक। दूसरा कहाँ से, x इक्वल टू 1 टू लेकर x इक्वल टू कहाँ तक, 3 तक। हमको इन पूरे इंटरवल में क्या करना है, बर्डन। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है कि 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक जो इस तरीके से जो ग्राफ है उसका जो ये एरिया कवर कर रहा है उसका जो शेप आ रहा है वो कैसा रहा, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल को हम एरिया निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। जो बर्डन होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना आ जाएगा इसका, 1, और हाइट का कितना है, 5। तो ये कितना जाएगा, 5 जूल आ गया, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 5 जूल। तो दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, ये बर्डन कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए पोजीशन को देखिए, यहाँ पर हमारा जो पोजीशन जो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है पॉजिटिव में हुआ है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हुआ है, लेकिन जो फोर्स है वो नेगेटिव में आ गया। जो फोर्स है वो नेगेटिव में आ गया। अगर फोर्स हमारा नेगेटिव में है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हो रहा है, तो बर्डन जो होगा वो नेगेटिव में होगा। बस। और ये देखिए जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे भी तो है ना, तो बर्डन कितना है हमारा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये माइनस में जाएगा। तो ये सोचेंगे कि भाई माइनस में कैसे हो गया बर्डन, ठीक है। एरिया माइनस में कैसे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमको बर्डन निकालना है ना, तो बर्डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये देखिए ना, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसकी वजह से ये क्या होगा, हमारा बर्डन नेगेटिव। यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे आ गया फोर्स, तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स नेगेटिव हो गया। फोर्स नेगेटिव लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो बर्डन कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो 1/2 बेस कितना हो गया, 2, और ये कितना हमारा 5। तो ये 2 ने 2 को मार दिया, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 जूल। तो अगर हम ये पूछे इस टोटल मोशन के दौरान जो बर्डन हुआ वो कितना हुआ, तो क्या बोला जाएगा, 0। जो टोटल बर्डन होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात समझ आ गया कि जो एक्स एक्सिस नीचे जो ग्राफ रहेगा तो बर्डन उस केस में कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। चलिए और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये x हो गया और ये फोर्स हो गया। अब हमको इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है ना, अब हमको इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2 मीटर, ठीक है। अब हमको इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये कितना होगा
प्लस का 10 न्यूटन और ये माइनस का 10 न्यूटन। ठीक है, तो हमको ये इसमें ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमको बताना है कि टोटल वर्डन कितना होगा, टोटल वर्डन। ठीक है, मतलब 0 से लेकर के 2 तक हम जाएंगे तो टोटल वर्डन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ग्राफ दिख रहा है, हमने बताया था कि जो भी ग्राफ अगर हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वर्डन क्या होगा हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो रहा है और जो हमारा फोर्स भी क्या है पॉजिटिव है, तो वर्डन कैसा होगा हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए जो ये वाला जो वर्डन होगा उसको हमने मान लिया W1, W1 की जो वैल्यू होगी हमने मान लिया प्लस का W। ठीक है ना, जो वर्डन हुआ कुछ ना कुछ W में हुआ, वर्डन पॉजिटिव में। और लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं वो देखो ऊपर के क्या है बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो हमने क्या मान लिया इसको W2, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही होगा लेकिन नेगेटिव में, उतना ही होगा नेगेटिव, क्योंकि ये क्या हमारा सिमेट्रिक ग्राफ है ना, तो उतना ही होगा नेगेटिव में। जो टोटल वर्डन आएगा W1 प्लस W2 वो कितना हो जाएगा एक तरीके से 0। W1 ऐसे लिख लेंगे, W माइनस W2 तो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन इन कार्टेशियन सिस्टम। वर्क डन इन कार्टेशियन सिस्टम, मतलब कार्टेशियन सिस्टम मतलब कि अब हम बात करेंगे जो फोर्स क्या है हमारा तीनों डायरेक्शन में है, एक्स वाई जेड तीनों में डायरेक्शन में है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा तीनों डायरेक्शन में होगा ना, मतलब एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। ठीक है, सपोज एक्स ये वाई हो गया और ये नीचे हमारा जेड हो गया ना। मान लीजिए कि एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे, उसका पोजीशन हमको दिया हुआ है कितना है, मान लीजिए ए वेक्टर आर वेक्टर हमको दिया हुआ है, ये हमारा क्या है पॉइंट है। ठीक है ना, अब हमने इस पर एक फोर्स लगाया हुआ है, हमने इस पे फोर्स लगाया हुआ है, कैसे फोर्स एफ लगा दिया है हमने इस पे। ठीक है, तो फोर्स जो है उस फोर्स की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसका हर एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, एक्स भी चेंज करेगा, वाई भी चेंज करेगा और हमारा जेड भी चेंज करेगा। ठीक है, तो हम दे देते हैं यहाँ पे लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑफ पोजीशन आर वेक्टर on which a force is acting। ठीक है, a force is acting force, तो ये जो फोर्स एक्ट करा हुआ है एफ वेक्टर, तो हमने मान लिया कि जो पोजीशन है पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया कैसे, मतलब कि xi प्लस yj प्लस zk, ये हमारा उस पॉइंट मतलब उस पार्टिकल का जो हमारा पॉइंट है, उस पार्टिकल का पॉइंट है। ठीक है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट का, तो उसका पोजीशन हमने दे दिया ना, और जो फोर्स है फोर्स हमने Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk। ठीक है, ये हमारा फोर्स लग रहा है, इस फोर्स जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, तो उस पॉइंट का पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है ना, और इस पॉइंट का जो पोजीशन चेंज किया तो हमने मान लिया कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, अगर उसमें जो चेंजेस होगा वो कितना हमने मान लिया कि dr चेंज हो गया। अगर dr चेंज हो रहा है इसका मतलब x में कुछ चेंजेस आएगा, y में कुछ चेंजेस आएगा और z में चेंज हो जाएगा। जो चेंज इन पोजीशन कितना आएगा हमारा dxi प्लस dyj प्लस dzk, तो पोजीशन चेंज कर गया, और इस पोजीशन क्यों चेंज किया, इस फोर्स के कारण। तो इसका मतलब कि अगर पोजीशन चेंज कर गया तो इसका मतलब बर्डन हो गया, किसके कारण, इस फोर्स के कारण।
तब क्या लेंगे, वर्क डन बाई दैट फोर्स, ठीक है ना, वर्क डन बाई दैट फोर्स क्या लिखेंगे, जो टी डब्ल्यू हम लिखेंगे क्या चीज, एफ वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर, जो फोर्स के कारण ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है टी आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा दिया नहीं है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जेड प्लस एफ जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हमारा, डी एक्स आई डी वाई जेड प्लस डी जेड की। तो जो हमारा जो वर्डन आएगा, स्मॉल वर्डन कितना जाएगा हमारा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड, ये हर एक डायरेक्शन में हमको वर्डन आ गया। तो अगर हमको लेना है, मान लीजिए पोजीशन चेंज कर रहा है, इफ पोजीशन चेंजेस फ्रॉम P1 कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 टू P2, कहां से, उसका हमने मान लिया x2 है, y2 है और z2 है। ये देखिए ना, अगर पोजीशन चेंज कर रहा है कहां से, P1 पॉइंट से लेकर के P2 पॉइंट तक, जो P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा x2 y2 z2। तो अगर टोटल वर्डन निकालना पड़ेगा, देन टोटल वर्डन, ठीक है, तो टोटल वर्डन अगर हमको निकालना पड़ेगा तो इस dw क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट हर जगह कर देंगे ना, तो f ऑफ x dx कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक, क्योंकि x1 में चेंजेस कितना हो रहा है, x1 से लेकर के x2 तक चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। ये f ऑफ x है, ये सफिक्स में है, ना कि मल्टीप्लाई में है। फिर y1 से लेकर के y2 तक एफ वाई डी वाई प्लस ये एफ जेड और डी जेड, z1 से लेकर के z2 तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो गया। तो जो टोटल वर्क डन आ गया हमारा एफ ऑफ x डी एक्स x1 से लेकर के x2 तक प्लस y1 टू y2 एफ ऑफ y इंटू dy प्लस ये z1 से लेकर के z2 तक, कहां भाई, एफ जेड डी। ये हमारा हो गया वर्क इन कार्टेशियन सिस्टम, मतलब ये तीनों डायरेक्शन में अगर हमको फोर्सेस दिए हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो चीजें और भी अच्छे समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। फोर्स इज एक्टिंग, हमने एफ वेक्टर को ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया इसको 2xi प्लस 2xi प्लस yj प्लस z k, हमने इसको ये फोर्स दे दिया हमने। तो उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस मतलब कि ये फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट
such that position changes from P1 में मान लिया P1 1, 3, 4 टू P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मान लिया हमने कि 3, 5, 5, ठीक है। अब ये फोर्स लगाया है किसी पॉइंट पे, ठीक है ना, ऑन अ पॉइंट, ठीक है, सच दैट उसको उस पॉइंट का जो पोजीशन चेंज कर रहा है, कहां से लेकर P1 से लेकर के P2 तक। अब P1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमको, P2 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो इस पूरे मोशन के दौरान मतलब इस पोजीशन चेंज होने के दौरान टोटल वर्डन कितना होगा। तो हमने देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, ये जो वर्डन हो रहा है कहां पर, कार्टेशियन सिस्टम, मतलब कि पूरा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सभी कोऑर्डिनेट्स पे चेंज कर रहे हैं। तो जो टोटल वर्डन होगा हमारा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, f of x dx कहां से लेकर के x1 से लेकर के x2 तक प्लस, अब ये कितना हुआ, ये y1 से लेकर के y2 तक fy और t प्लस z1 से लेकर के z2 तक। अब ये देखिए ना, हमने बताया था कि फोर्स था हमारा fx i fy z fz के तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे थे। तो ये हमारा देखो फोर्स हमारा हो गया, ये फोर्स कितना हुआ, ये 2x, मतलब कि x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा हो कि उसकी वैल्यू कितनी हमारी 2x, मतलब कि x के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है ना। तो हम वहां क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 2x, x1 कहां से चेंज कर रहा है, x1 कहां से चेंज कर रहा है 1 से लेकर के 3 तक, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट x y z x1 कहां से 1 से लेकर के 3 तक, मतलब कि 1 से लेकर के कहां तक 3 तक, इसको इंटीग्रेट करना है हमको, ठीक है। अब प्लस इसी तरीके से हमारा y1 कहां से चेंज कर रहा है 3 से लेकर के 5 तक, मतलब कि 3 से लेकर के 5 तक, और fy की वैल्यू कितनी है हमारी y है, y into dy, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे को मिलेगा क्या चीज z, fz कितना है हमारा z, और dz, z का वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है 4 से लेकर के 5 तक, ये 4 से लेकर के 5 तक इसका वेरिएशन हो गया। तो जो टोटल वर्डन आएगा बच्चा, ये हमने 2 को कॉमन लेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा उससे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x² हो जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा 1 से लेकर के कहां तक 3 तक, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये y है, y के पावर 1 है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं कितना आ जाएगा y² अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा y² अपॉन 2, कहां से कहां तक 3 से लेकर के 5 तक। अब तीसरा क्या है हमारा z, इसका भी कितना आ जाएगा z² अपॉन 2, कहां से कहां 4 से लेकर के 5 तक। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और फिर 1 माइनस का 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 9 माइनस का 1, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, और फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1, प्लस अब यहाँ पे 1/2 को कॉमन लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस का 9 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये भी कितना आ जाएगा 25 माइनस का 16, तो हम इसको इधर मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, वो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस ये 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर से ये 8 है, यहाँ पे 8 प्लस 8, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 माइनस का 16, मतलब कि 9/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 32 प्लस 9/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 41/2 जूल, मतलब कि इस पोजीशन चेंज के दौरान जो टोटल वर्क डन हुआ इस फोर्स के कारण कितना वर्क डन हुआ हमारा, इस तरीके से। देखिए अगर हम इसको इसी में पूछ दें कि वर्क डन जब हमारा x के मतलब x डायरेक्शन में अगर हमारा पोजीशन चेंज किया तो वर्क डन कितना हुआ, तो हम किसको बताएंगे इसको, अगर y डायरेक्शन में पोजीशन चेंज किया तो कितना वर्क डन हुआ
इसको बताएंगे। जे डायरेक्शन पोजीशन चेंज किया तब कितना वर्क डन हुआ तो हम जेड वाला बताएंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई वर्क डन इन कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एनर्जी। हम बात करते हैं किसकी, एनर्जी क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी के पास एनर्जी है तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा ना, वर्क करेगा या उसको कुछ ना यूटिलाइज करेगा, उसको वर्क करने में ही यूटिलाइज करेगा। इसका मतलब अगर हम एनर्जी को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, इट इज द कैपेसिटी टू वर्क, मतलब इट इज कैपेसिटी टू एनी वर्क। ठीक है, energy is the internal capacity to do any work। मतलब कि अगर किसी के पास एनर्जी रहेगा, अगर किसी के पास एनर्जी रहेगा तभी तो वो वर्क कर पाएगा। अब एनर्जी है ही नहीं तो वर्क कहाँ से करेगा। जैसे कि अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होता तो हम बोल पाते नहीं बोल पाते। अगर व्हीकल के पास एनर्जी नहीं होता तो वो चल पाता नहीं चल पाता। वो भी एक तरीके से क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है ना, वो एनर्जी है तभी तो वो आगे जा रहा है। ठीक है, तो हम एनर्जी, तो इसमें हम एनर्जी बातें करेंगे। अब एनर्जी में हमारा पहला आता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो किसी भी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके कारण होता है, उसके मोशन के कारण। ठीक है ना, तो लिख लें यहाँ पे, a body possesses kinetic energy due to its motion। ठीक है, इसका मतलब कि अगर किसी की बॉडी के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है इसका मतलब वो बॉडी पक्का क्या है, मोशन में है। ठीक है ना, चलिए इस मोशन के कारण क्या हुआ, उसके पास काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, हाफ mv²। ठीक है, और ये जो v होता है क्या होता है, यहाँ पे v होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी टर्म्स है। तो जो वेलोसिटी है वो क्या करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, फ्रेम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी हुई फ्रेम पे डिपेंड हुई, तो इसका मतलब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम। काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। जैसे कि अब मान लीजिए कोई व्हीकल है, ठीक है ना, मान लीजिए हम बस में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम तो मोशन कर रहे हैं और हमारे जो बाजू वाला वो भी मोशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, बाहर वाले के रिस्पेक्ट में। तो बाहर वाला जो देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि हम मोशन कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम अपने बाजू वाले के बारे में देखेंगे, बाजू वाले के देखेंगे तो उसको तो हमारे रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, तो हमारे रिस्पेक्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, जीरो हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो काइनेटिक एनर्जी है डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम पे। मतलब कि हम उस ऑब्जेक्ट को या उस बॉडी को कहां से देख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे वर्क एनर्जी, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वो क्या करते हैं, अगला हेडिंग है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो इसमें देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसको हम मेंशन कर देते हैं, वर्क डन
by all the forces is equal to change in kinetic energy of the बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना, उन फोर्स के कारण जितना भी बर्डन हो रहा है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसका, उस बॉडी का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया। अब इसका प्रूफ भी देख ले तो भी और भी चीज समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। उसका प्रूफ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या होता था, जो एफ नेट होता है, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है न्यूटन, ठीक है। तो हम एफ नेट को मास ये dv अपॉन dt, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, ये dv अपॉन dt। तो ये क्या हमारा इस तरीके से एक्सेलरेशन वो नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम dx का ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत है, चलिए देखते हैं। अगर ये dv अपॉन dt, अब हमने क्या किया, dx को ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, हमने क्या किया, dx को ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कर दिया, उधर भी हमने कर दिया और dx का इधर भी कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो जो ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला जो टर्म्स है वो क्या है, वो तो वेलोसिटी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर इक्वल टू कितना है हमारा, इस तरीके से m, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, और ये क्या आ जाएगा हमारा dt, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी क्या है हमारा dx अपॉन dt, ठीक है ना। चलो अब ये जो f नेट है, f नेट ऐसा तो है नहीं कि एक ही फोर्सेस लग रहे होंगे, यहाँ बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे ना। तो हमने मान लिया कि कोई बॉडी है, जैसे कि हमने इसी पे यहाँ पे मान लिया, ये इस तरीके से F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है। तो जो F नेट आएगा, F नेट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर और यहाँ पे dx, हाँ कि ना। तो ये एक्चुअल में ये है क्या, ये सभी बॉडी के कारण बर्डन है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे वहां पे हम देख रहे थे ना एक कार्टेशियन सिस्टम में कि हर एक डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे थे ना, जितने फोर्सेस लग रहे हैं सभी के कारण जो बर्डन था वही तो टोटल बर्डन था ना, मतलब कि ये सभी फोर्सेस का जो बर्डन होगा। और ये कितना आ जाएगा, m इंटू v इंटू हमने क्या लिया dt, ठीक है। और ये जो टर्म्स है ये क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब कि सभी फोर्सेस है ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है dx, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। और इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, कहां से लेकर के v1 से लेकर के v2 तक। और ये जो बर्डन हुआ, बर्डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ v2 का स्क्वायर अपॉन 2 जाएगा, यहां पे माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये हुआ क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस का m v1 का स्क्वायर। तो ये k2 हो गया और k1 हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये वाला जो टर्म्स हुआ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जहां पे k2 क्या है,
हाफ एम v2 स्क्वायर और केवल कितना है हाफ एम v1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अगले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।